हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम ओरिएंटेड। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने सोमचंद से लेके इंद्रचंद तक आपको कंप्लीट करवा दिया है। जो हमारे उत्तराखंड में चंद्रवंश की सीरीज चल रही है, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि हर एक एग्ज़ाम में उत्तराखंड में चंद्रवंश से लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप लोग अच्छे से इस बात से वंचित हैं कि आपने आज तक कोई भी उत्तराखंड का एग्ज़ाम ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ पे चंद्रवंश से क्वेश्चन नहीं बने होंगे और पवार वंश से क्वेश्चन नहीं बने होंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा चंद्रवंश चल रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हम काफ़ी डीप इसको ले जा रहे हैं, क्योंकि आने वाला टाइम थोड़ा मॉडर्न टाइम हो गया है। इसमें कंपटीशन काफ़ी तगड़ा है, तो पेपर भी उसी हिसाब से थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर बनने लग गया है। जो आने वाले सभी एग्ज़ाम पे आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो उसी के पैटर्न के हिसाब से हमने सीरीज़ को स्टार्ट किया है। इसमें काफ़ी नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें चंद्रवंश के हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपको हर किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, अगर आप उत्तराखंड में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप फॉलो करेंगे। और मेरी इस पर दूसरी सीरीज़ चल रही है, परीक्षावाणी MCQ सीरीज़ जो चल रही है। तो देखिए दोस्तों, परीक्षावाणी की जो बुक आई है मार्केट पे नई, तो ऑब्जेक्टिव वाली जो बुक है उस बुक से मैं आपको टेस्ट सीरीज करवा रहा हूँ। वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। तो उसके भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने को देखने को मिलेंगे। अभी अभी वो नई नई सीरीज स्टार्ट की है हमने, तो उसमें अभी थोड़ा बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो आगे चल के उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिखाई दिए हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज़ को आप लोग रेगुलर फॉलो करें जब भी मैं डालता हूं, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। देखिए, पहला हमने इसका पार्ट दिया तो उसमें आप लोगों का ज़्यादा प्यार नहीं दिखा, क्योंकि उसमें बहुत कम व्यूज़ आए हैं। लाइक तो ना के बराबर ही आए हैं, 6-7 लाइक के आसपास। तो मैं चाहता हूं आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर आप लाइक नहीं भी करते हैं तो कृपया मेरे लिए एक एक ग्रुप में इस हर एक वीडियो को शेयर करें मेरे चैनल के। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, और जो भी लोग ये बुक नहीं ले सकते हैं और ऐसे कंटेंट नहीं मिल सकते जिन लोगों को, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज़। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और मैं चाहता हूँ आपसे कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों, सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हमने आपको सोमचंद से लेके इंद्रचंद तक कंप्लीट करवा दिया है। आज इंद्रचंद से आगे को हम इस पे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, इंद्रचंद के बाद आते हैं आपके संसार चंद। ठीक है, इनका शासनकाल जो माना जाता है आपका 778 से 813 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। उसके बाद है सुधाचंद। सुधाचंद का शासनकाल है 813 से 833 तक। तो देखिए दोस्तों, इनने अपने शासनकाल में कुछ खास नहीं किया है, तो इनका क्रम आप याद कर सकते हैं। तो इनके बारे में वो ऐसे तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अगले शासक हैं हमारे हमीरचंद या हरिचंद। ठीक है, इनका शासनकाल माना गया है आपका 833 से 856 ईसा पूर्व तक। तो देखिए दोस्तों, वीणाचंद की बात करते हैं। वीणाचंद 856 से 869 तक इसका शासन रहा था चंद्रवंश में। तो वीणाचंद अत्यधिक विलासी राजा की उपाधि से नवाजा गया था। वह कौन सा चंद्र शासक था जो अत्यधिक विलासी राजा की उपाधि से नवाजा गया था? तो वह वीणाचंद था, जिसका शासनकाल आपका 856 से 869 तक रहा था। देखिए दोस्तों, इसका क्रम भी पूछा गया जाता है कि कौन सा चंद्र शासक किस क्रम का था, तो ये आप नोट करें। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो ये सब भी पूछा जाएगा, तो आप अच्छे से इसके नोट्स बनाते हुए चलें। अगला क्वेश्चन है, वीणाचंद के समय खस राजा तथा विज्जड़ तथा जिज्जड़। ठीक है, जो विज्जड़ तथा जिज्जड़ थे, यह खस राजा थे, ने कुमाऊं पर आक्रमण करके चंदू की सत्ता को समाप्त किया। देखिए, वह कौन से खस राजा थे जिनने कुमाऊं पर आक्रमण कर चंदू की सत्ता को समाप्त किया? इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपका आंसर होगा इसमें विज्जड़ तथा जिज्जड़ वह खस राजा थे जिनने वीणाचंद के समय कुमाऊं पर आक्रमण करके चंदू की सत्ता को समाप्त किया था। ठीक है, तो आप इस तरह से नोट्स बना के चल सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये भी, कौन सा चंद्र शासक खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ था? देखिए दोस्तों, वह चंद्र शासक कौन था जो खस राजाओं द्वारा पराजित हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा आपका वीणाचंद वह चंद्र शासक था जो खस राजाओं द्वारा पराजित किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किसकी मौत के बाद चंपावत पर लगभग 200 साल तक खसों का अधिकार रहा था? वह शासक कौन था जिसकी मौत के बाद चंपावत में खसों ने 200 साल तक राज किया था? ठीक है, तो वह था आपका वीणाचंद के बाद चंपावत में खसों ने 200 साल तक राज किया था। आगे चलते हैं, वीरचंद की बात करें तो 1065 ईस्वी से लेकर 1080 तक इनका शासनकाल माना जाता है। 1065 ईस्वी में चंद शासक संसार चंद के रिश्तेदार माने जाने वाले
वीरचंद को नेपाल से वापस बुला लिया गया तथा पुनः चंद वंश की स्थापना करेगी। देखिए दोस्तों, जो वीरचंद था ये संसार चंद का रिश्तेदार माना जाता था और इसको नेपाल से 1065 ईस्वी में वापस बुला लिया गया तथा इसके वापस आने के बाद चंद वंश की पुनः स्थापना करी गई तो वीरचंद के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि किस चंद शासक के द्वारा चंद वंश की पुनः स्थापना करी गई, तो वीरचंद के द्वारा चंद वंश की पुनः स्थापना करी गई। इसके अपने सेनापति सोन खड़ायत की सहायता से तत्कालीन खस राजा सोमपाल या सोनपाल को पराजित किया तथा कुमाऊं में पुनः चंदवंश राज्य की स्थापना की। ठीक है, भीष्मचंद 1205 ईस्वी से लेकर 1256 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम नरेश था। ठीक है, वह चंद शासक कौन था जिसने चंपावत पर अंतिम शासक रहा था? ठीक है, तो वो था आपका भीष्मचंद, वह शासक रहा था जिसने चंपावत का अंतिम शासक रहा था। इसने अपने शासनकाल में चंपावत से राजधानी कहाँ पे स्थानांतरित कर दी गई थी? इसने अपनी राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित करा था। ठीक है, यह चंदवंश का अंतिम नरेश शासक था, चंपावत पर शासन करने वाला। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम, जो इसकी भीष्मचंद की हत्या थी गुजवा नामक खसिया खस मुखिया के द्वारा की गई थी भीष्मचंद की हत्या। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकता है कि वह चंद शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी चंपावत से हटाकर अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी थी? वो था आपका भीष्मचंद। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्यवंश के विद्रोह सेनानायक खस खां को किस चंद राजा के संरक्षण दिया था? तो देखिए दोस्तों, सूर्यवंश का विद्रोह में जो सेनानायक खस खां था इसको किसने संरक्षण दिया था? तो इसको भीष्मचंद के द्वारा ही संरक्षण दिया गया था। तो खस खां को किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? क्वेश्चन बन सकता है, तो यह भीष्मचंद के द्वारा संरक्षण दिया गया था। आगे चलते हैं। अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमरा किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो अल्मोड़ा के पूर्व में खगमरा किला है तो इसका निर्माण भीष्मचंद के द्वारा करवाया गया था। सर्वप्रथम भीष्मचंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा लानी चाहिए, परंतु उस समय कार्य को पूरा नहीं कर पाया। बाद में कल्याण चंद के द्वारा चंद वंश की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करेगी। ठीक है, तो भीष्मचंद तो चाहता था कि अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करना चाहे, मगर उसी बीच में इसकी मृत्यु हो गई और ये अपना कार्य को पूरा नहीं कर पाया। तो इसके बाद ठीक है, इसकी जो राजधानी को फिर अल्मोड़ा स्थानांतरित करा था, ये करा था आपका कल्याण चंद के द्वारा। चंपावत से राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो देखिए दोस्तों, जो अल्मोड़ा नगर है उसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? तो यह भी आपके भीष्मचंद के द्वारा रखी गई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अल्मोड़ा नगर की नींव किसके द्वारा रखी गई? तो भीष्मचंद के द्वारा रखी गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थोहरचंद। थोहरचंद का शासनकाल 1261 ईस्वी से लेकर 1275 तक रहा था। गणसारी कूट ताम्रपत्र में थोहरचंद के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, थोहरचंद के बारे में किस ताम्रपत्र में जानकारी मिलती है? आपके गणसारी कोट ताम्रपत्र में इसके बारे में जानकारी मिलती है थोहरचंद के बारे में। ठीक है, आगे बात करते हैं कल्याणचंद द्वितीय। कल्याणचंद द्वितीय का शासनकाल 1275 से लेकर 1296 तक रहा था। ठीक है, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट जानकारी भी यहाँ पे है नहीं, तो आगे इसके बारे में बताया गया है। तो त्रिलोकचंद, ठीक है, त्रिलोकचंद के बारे में बात करें तो 1296 से लेके 1303 तक इसके शासनकाल रहा था त्रिलोकचंद के द्वारा। त्रिलोकचंद चंद वंश का प्रथम शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वह चंद वंश का कौन सा शासक था जिसने अपने राज्य का विस्तार किया था? तो वह शासक था आपका त्रिलोकचंद। चंदवंश का वह प्रथम शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। नैनीताल व उधम सिंह नगर के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला दिया था। यह था आपका त्रिलोकचंद जिसने नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुछ भाग को अपने राज्य में मिला दिया था। छकाता का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, जो छकाता महल है आपका, ये आपको भीमताल में देखने को मिलेगा। तो इसका निर्माण किया था आपका त्रिलोकचंद के द्वारा। ठीक है, छकाता, ठीक है, त्रिलोकचंद के द्वारा भीमताल में किले का निर्माण। देखिए दोस्तों, छकाता का महल है, ये भीमताल में ही एक किला है, तो जिसका निर्माण आपका त्रिलोकचंद के द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं हम अभयचंद के बारे में। अभयचंद का शासनकाल 1344 से लेकर 1374 तक रहा था। यह चंद वंश का पहला शासक था जिसके अपने अभिलेख उत्कर्षित करवाए गए थे। ठीक है, वह चंद वंश का कौन सा शासक था जिसने अपने अभिलेख उत्कर्षित करवाए थे? तो क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है, वह चंद वंश का पहला शासक कौन था जिसने अपने अभिलेखों को उत्कर्षित करवाया था? तो वह था आपका अभयचंद। ठीक है, यह चंद वंश का पहला शासक जिसने विषय में ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, वह चंद वंश का पहला शासक कौन था जिसके विषय में ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं? वो अभयचंद था।
अभयचंद के समय में मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तराखंड में करांजिल पर आक्रमण किया था। तो देखिए दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसके समय पर उत्तराखंड के करांजल पर आक्रमण किया था? तो यह था आपका अभयचंद। आंसर ये हो सकता है आपका, क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, अभयचंद के समय उत्तराखंड के करांजल पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो यह आपका था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के उत्कर्षण करवाए थे? तो देखिए दोस्तों, चंद वंश का सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के द्वारा उत्कर्षण करवाए गए थे? यह अभिलेख थे अपने अभयचंद के द्वारा। ठीक है, इस अभिलेख में मानेश्वर मंदिर शिलालेख, बालेश्वर मंदिर लघु स्तंभ, गणसार ताम्रपत्र, इसके अतिरिक्त कृति स्तंभ तथा भूमिदान आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अभयचंद के इस अभिलेख में। ठीक है, तो ये उत्कर्षण अभिलेख जो है, इन सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ से मिलती है। आगे हैं चौकनी बोरा शिलालेख, जिसमें सोर राजा वीर ब्रह्मदेव व उसकी पुत्री वीर रमा देवी की जानकारी भी मिलती है सोर राजा अभिलेख में। आगे चलते हैं ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का शासनकाल आपका 1374 से लेकर 1449 तक रहा था। इसके समकालीन शासक फतेहपति शाह थे। तो देखिए दोस्तों, ज्ञानचंद के समकालीन शासक कौन था? फतेहपति शाह थे। चंद शासकों में सबसे लंबा कार्यकाल का रहा था। तो देखिए दोस्तों, जो चंद वंश में सबसे लंबा कार्यकाल रहा था आपका ज्ञानचंद का शासनकाल रहा था। इसका टोटल शासनकाल की बात करें तो 46 वर्ष का इसका पूरा शासनकाल रहा था चंद वंश में। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि तुगलक वंशी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। देखिए दोस्तों, जो ज्ञानचंद है उसको गरुड़ की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको ज्ञानचंद की उपाधि दी थी। इसके रेगांव स्तंभ लेख में चामी गुरियाड़ा ताम्रपत्र किमवाड़ी मादली ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त गोवास ताम्रपत्र चंपावत से 1418 में प्राप्त हुआ था। देखिए दोस्तों, गोवास ताम्रपत्र किसका है? आपका गरुड़ ज्ञानचंद का गोवास ताम्रपत्र है, जो कब मिला है? आपका 1418 में मिला है। ठीक है, 1418 में आपका गोवास ताम्रपत्र लेख मिला है, और ये आपका गरुड़ ज्ञानचंद का ताम्रपत्र लेख है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों काफ़ी। तो देखिए दोस्तों, सिरा विजेता किसे कहा जाता है आपका? तो सिरा विजेता कहा जाता है आपका गरुड़ ज्ञानचंद को सिरा का विजेता कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो सिरा विजेता है आपके गरुड़ ज्ञानचंद सिरा विजेता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको आधा सुनने में ही याद हो जाए। अब आगे चलते हैं। सेरा खड़कोट अभिलेख का संबंध किस राजा से था? तो देखिए दोस्तों, जो सेरा खड़कोट अभिलेख है ये भी आपका ज्ञानचंद से है। तो इसमें ज्ञानचंद को राजाधिराज महाराज कहा गया है सेरा खड़कोट अभिलेख में। किस चंद शासक ने श्रीनगर स्थित नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा से स्थानांतरित किया था? तो देखिए दोस्तों, श्रीनगर से अल्मोड़ा नंदा देवी की मूर्ति को स्थानांतरित किया था आपका ज्ञानचंद के द्वारा। कतौरी घाटी में किस चंद शासक ने बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की? तो देखिए दोस्तों, कतौरी घाटी में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना आपके किस चंद शासक ने की? यह आपके ज्ञानचंद के द्वारा की गई, और ये बद्रीनाथ मंदिर आपको द्वाराहाट में देखने को मिलेगा। ठीक है, द्वाराहाट में इन मंदिरों की स्थापना की गई है। यह लेख जिसमें 10 मंडलीय राजाओं का नाम उल्लेख है वो करांचल देव का बालेश्वर लेख है। ठीक है दोस्तों, जिसमें 10 मंडलीय राजाओं का लेख उल्लेख है वो करांचल देव का बालेश्वर लेख है। हौलबाग का प्रसिद्ध नौला किस चंद शासक ने बनवाया था? तो देखिए दोस्तों, जो हौलबाग का प्रसिद्ध नौला है वो आपका ज्ञानचंद के द्वारा बनवाया गया था। अगला है अलंकार पंचशिखा लिखी गई है अभी कवि मतीराम द्वारा ज्ञानचंद के समय। ठीक है दोस्तों, अलंकार पंचशिखा लिखी गई है आपकी कविराम मतीराम के द्वारा। कवि जो मतीराम है इनके द्वारा लिखी गई है, और यह ज्ञानचंद के समय में लिखी गई है अलंकार पंचशिखा। दुगातोली का युद्ध ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो इसकी स्थापना, ये युद्ध जो आपका हुआ था 1703 में हुआ था, ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच हुआ था। दुगातोली का युद्ध 1703 में ज्ञानचंद और फतेहपति शाह के बीच, ठीक है, लड़ा गया था। ज्ञानचंद का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो ज्ञानचंद का पहला आक्रमण कहाँ हुआ था? पिंडारी घाटी में ज्ञानचंद के द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। ज्ञानचंद किस पवार शासक के समय में नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा गढ़वाल से कुमाऊं ले आया गया था? तो देखिए दोस्तों, जो ज्ञानचंद था उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? जो जिस समय श्रीनगर से ज्ञानचंद कुमाऊं के अल्मोड़ा में
नंदा देवी की मूर्ति को ले आया। उस समय गढ़वाल का शासक कौन था? फतेहपति शाह था। ठीक है, इसके काल में चंद शासक का सबसे शक्तिशाली राजा अपना ज्ञानचंद को माना जाता है। चंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा चंद शासक ज्ञानचंद का राज्य चिन्ह गरुड़ था। ठीक है दोस्तों, जो चंद शासक ज्ञानचंद था इसका राज्य चिन्ह क्या था? आपका गरुड़ था। मजेड़ा ताम्रपत्र के अनुसार ज्ञानचंद को राजा विजय ब्रह्मा कहा गया था। देखिए दोस्तों, मजेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को राजा विजय या विजेड़ा कहा गया है। ठीक है, ज्ञानचंद जो था भगवान विष्णु का उपासक था। तो देखिए दोस्तों, ज्ञानचंद किसका उपासक था? तो भगवान विष्णु का उपासक था। नीलू कठायत जो था ज्ञानचंद का सेनापति था। उत्तराखंड में रोहिलों के आक्रमण को नीलू कठायत के द्वारा समाप्त किया था। ये नीलू कठायत जो था आपका ज्ञानचंद का सेनापति था। नीलू कठायत के पुत्रों का नाम सुजू तथा वीरू थे। ठीक है, जैसा कमलेखी ने नीलू कठायत के पुत्रों को पकड़वाकर उनकी आंखें निकलवा दी थी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कमलेखी जो थी इसके द्वारा नीलू कठायत के जो पुत्र थे सुज्जू और वीरू को पकड़ाकर इनकी आंखें निकलवा दी थी। ठीक है, देखिए दोस्तों, ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को कुमैया खिल्लत बख्शी की उपाधि से नवाजा गया था। ठीक है, गरुड़ ज्ञानचंद ने इसकी वीरता से प्रभावित होकर रौद भूमि दान स्वरूप दी थी। देखिए दोस्तों, रौद भूमि दान स्वरूप दी थी गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को इसकी वीरता से प्रसन्न होकर इसको रौद भूमि दान में दी गई थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ज्ञानचंद ने किसको रौद भूमि दान में दी थी? तो वो आपका नीलू कठायत को रौद भूमि ज्ञान में दी थी और इसको उपाधि दी थी ज्ञानचंद ने कुमैया खिल्लत बख्शी की उपाधि से नवाजा गया था। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के इतना ही। धन्यवाद।